मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग कंजंक्शन पर वापस आते हैं। कल कंजंक्शन में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ाया था। आज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि उसमें दो अलग अलग दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, दो अलग अलग वाक्य होते हैं और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उसको जोड़ दिया जाता है। दोनों अलग अलग अपना स्वतंत्र अर्थ दे पाते हैं, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में देखते हैं या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में देखते हैं कैसे वाक्य होते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के यहाँ 3 वाक्य हमने लिख रखे हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अगर आप कठोर मेहनत करोगे तो आप सफलता प्राप्त करोगे। यहां देखिए, यू वर्क हार्ड, ये एक सेंटेंस है। यू विल सक्सीड, ये अलग एक सेंटेंस है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसों को इफ से जोड़ा गया है। अब ये कंजंक्शन से जिस भाग को जोड़ा गया है उसको अगर हम अलग से पढ़ते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, तो हमारा अर्थ कंप्लीट नहीं हो पाता है। हमेशा ऐसा लगता है कि उसके आगे कुछ होना चाहिए उस अधूरे वाक्य को पूरा करने के लिए। तो उसके आगे ये है, यू विल सक्सीड। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लॉज की मदद को वह चाहता है, किसी और क्लॉज की मदद लेना चाहता है। इफ यू वर्क हार्ड, क्या? तो यू विल सक्सीड। सिंस आई वॉज बिजी, चूंकि मैं व्यस्त था, आई कुड नॉट कॉल यू अप, मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। तो सिंस आई वॉज बिजी खाली बोला जाए कि मैं बिजी था या चूंकि मैं बिजी था, तो क्या हुआ? तो उसके आगे एक सेंटेंस हमको डालना पड़ेगा उस अधूरे वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए। तो सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप। तो ये अधूरा है जब तक इसके साथ दूसरा सेंटेंस नहीं बोला जाएगा। इसमें देखिए, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। ही वर्कड, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब, ये भी एक क्लॉज है। ही रिप्लाइड, सब्जेक्ट वर्ब, ये भी एक क्लॉज है। ही लाइक्ड, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब, ये भी एक सेंटेंस है। सब्जेक्ट वर्ब हो तो सेंटेंस है। तो ये 3 सेंटेंसों को 2 कंजंक्शनों से जोड़ा गया है। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। दैट ही वर्कड, कि वह काम करता है या करता था। व्हेनेवर ही लाइक्ड, जब भी उसे पसंद होता था, मतलब वह अपने पसंद पर काम करता था। तो इसको देखिए, दैट से व्हेनेवर से 2 कंजंक्शनों से जोड़ा गया है। मतलब मेरा ये है कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से 2 ही सेंटेंस को नहीं, 3, 2 से अधिक सेंटेंसों को भी जोड़ा जा सकता है। इन सेंटेंसों को अलग अलग करेंगे तो उसमें से कुछ सेंटेंस हमको ऐसे मिलेंगे जिनका अर्थ कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है जिसका अर्थ कंप्लीट स्वयं में नहीं हो पाता है, इसको हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहेंगे। इसको सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहेंगे क्योंकि इसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जुड़ा हुआ है। और ये जो सेंटेंस है जो अपने आप में अर्थ पूरा कर लेता है, यू विल सक्सीड, आप सफल होगे, अर्थ पूरा हो गया, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है। जिसके साथ कंजंक्शन लगा हुआ है वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, और दूसरा भाग जिसके साथ कंजंक्शन नहीं है वो प्रिंसिपल क्लॉज है। वैसे ही यहाँ पे ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। यहाँ पे ये सबऑर्डिनेटिंग, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और इसके साथ कंजंक्शन लगा है, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और यहाँ भी कंजंक्शन लगा हुआ है, ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ 2 सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जोड़ा गया है। तो इस तरह से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन
दो ऐसे सेंटेंसों को जोड़ता है कि एक के बगैर दूसरे का अर्थ पूरा नहीं हो पाता। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो अर्थ के अनुसार अलग अलग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगते हैं, वो देखते हैं कहाँ कैसे कौन सा लगते हैं। तो देखिए एज, सो एज या देन, ये वाक्य में कंपैरिजन करने के लिए यूज किए जाते हैं ये कंजंक्शन। कंपैरिजन मतलब तुलना। जैसे ए वाइज एनिमी इज बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड, एक बुद्धिमान दुश्मन मूर्ख दोस्त से अच्छा होता है। तो यहां पे देन का प्रयोग हुआ है, यहां इज नहीं है लेकिन इस समझ लिया जाएगा कि वहां है। ए वाइज एनिमी इज बेटर देन ए फुलिश फ्रेंड इज, तो ऐसा भी हो सकता है। ही इज एज गुड एज सी एट इंग्लिश, वह उतना ही अच्छा है जितना कि वह इंग्लिश में अच्छी है। वह जितनी इंग्लिश में अच्छी है उतना ही अच्छा ये है। तो एज का प्रयोग, एज के बीच एक एडजेक्टिव आ जाएगा। तो इस तरह से कंपैरिजन करने के लिए हम लोग इन कंजंक्शनों का प्रयोग करते हैं। अब यहां देखिए, ही इज नॉट सो गुड एज यू, यहां पे ये वाक्य निगेटिव है। निगेटिव में हमने क्या लगाया, सो एज, और ये वाक्य अफर्मेटिव पॉजिटिव है, तो यहां पे हमने क्या लगाया, एज। तो निगेटिव वाक्य में हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि सो एज का ही प्रयोग करें। और ये जो है एज या सो एज, ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निगेटिव में सो एज का प्रयोग करेंगे और पॉजिटिव में हम लोग एज का प्रयोग करेंगे। एज तो दोनों में प्रयोग हो सकता है, निगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। जैसे ये देखिए निगेटिव वाक्य है, तो इस निगेटिव वाक्य में भी एज का प्रयोग हुआ है। तो एज का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, लेकिन सो एज का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में ही करेंगे। उसके बाद लास्ट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंट्रास्ट बताता है, मतलब विरोध बताता है, अंतर बताता है। दोनों सेंटेंस में एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव, एक पॉजिटिव सेंस देगा एक निगेटिव सेंस देगा। तो इसके लिए दो, ऑल्दो या हाउएवर, तो मीनिंग तो हमने लिखा ही है, हाउएवर मतलब तथापि। जैसे दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठोर मेहनत की, ही फेल्ड। तो ही वर्कड हार्ड, तो फेल तो नहीं होना चाहिए था। ये पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, तो ये निगेटिव, मतलब एक दूसरे का कंट्रास्ट करे, एक दूसरे का विरोध करे सेंटेंस, तो हम लोग इन कंजंक्शनों का, कंट्रास्टिंग कंजंक्शन का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आई ट्राइड वेरी हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की, आई कुड नॉट विन द रेस। यहां कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। I worked very hard, however, I could not win the race. मैंने बहुत मेहनत की तो रेस जीत जाना चाहिए था। ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो हाउएवर से जोड़ दिया। परंतु लेकिन मैंने बहुत कोशिश किया तो भी मैं रेस नहीं जीत पाया। तो ये सारे आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस तरह के मीनिंग देते हैं और अलग अलग मीनिंग देने के लिए अलग अलग प्रीपोजिशनों का प्रयोग करते हैं।
दो जैसे कंपाउंड कंजंक्शन होते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है ये अपने अर्थ के अनुसार अलग अलग बातों को प्रकट करते हैं। जैसे समय प्रकट करने के लिए हम लोग इन कंजंक्शनों का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हेन, व्हेनेवर, टिल, until, before, since, while, as soon as long as, just, as, इन कंजंक्शनों का प्रयोग हम लोग नहीं, just as इन कंजंक्शनों का प्रयोग हम लोग समय बताने के लिए करते हैं, या इन कंजंक्शनों का प्रयोग हुआ है तो ये समझते हैं कि उसमें समय बताया गया है। जैसे when I saw him, जब मैंने उनको देखा, I stopped my car, मैंने अपनी कार रोक ली। खाली यही बोला जाए when I saw him, जब मैंने उनको देखा, तो आगे क्या, I stopped my car। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और ये प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा सेंटेंस देखिए, as soon as it rains, जब ही बारिश होती है, the farmer will sow the seeds, किसान अपने बीज को बो देगा या बोएगा। तो किसान अपने सीड्स को कब बोएगा, as soon as it बारिश, as soon as it rains, जो ही बारिश होगी। तो चूंकि कंजंक्शन यहां लगा है तो ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस तरह से समय बताने के लिए इन कंजंक्शनों का प्रयोग होता है। दूसरा, स्थान बताने के लिए वेयर और वेयर एवर का प्रयोग होता है। जैसे यू कैन गो वेयर एवर यू वांट, तुम जा सकते हो जहां तुम्हें पसंद हो। तो वेयर एवर ये कंजंक्शन ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, मैं वह स्थान जानता हूं जहां वह रहता है। तो प्लेस के बारे में ये कंजंक्शन बताते हैं, वेयर या वेयर एवर। कारण भी बताते हैं, ये सिंस देखिए समय के लिए भी प्रयोग होता है और कारण के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे पहले मैंने सेंटेंस बताया था, तो सिंस, बिकॉज, एज, ये जो कंजंक्शन है ये कारण बताने के लिए आते हैं। जैसे सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप, ये सेंटेंस पहले भी बोला था। सिंस आई वॉज बिजी, चूंकि मैं व्यस्त था इसलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। तो समय बताने के लिए भी आता है और उसके बाद ये कारण बताने के लिए भी आता है। यहां देखिए सेंटेंस, सी केम बिकॉज आई कॉल्ड हर, वह आई क्योंकि मैंने उसे बुलाया था। एज ही इज ए माइजर, जैसा कि वह एक कंजूस है, नो वन लाइक्स हर, उसे कोई पसंद नहीं करता। तो कंजूस आदमी को कोई नहीं पसंद करता। तो एज ही इज ए माइजर, इसके साथ कंजंक्शन है इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इसके अलावा और देखते हैं, जैसे पर्पस है, कंडीशन है, ये सारे चीज भी बताते हैं, उनको भी देखते हैं। तो ये देखिए कंपाउंड कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये कंजंक्शन के प्रकार में नहीं आते। कंजंक्शन के प्रकार में वही सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही आते हैं, लेकिन चूंकि कंपाउंड कंजंक्शन कई शब्दों के समूह से बना हुआ होता है इसलिए हम लोग इसको कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। कई शब्दों के समूह से, जैसे मान लीजिए इन ऑर्डर दैट, 3 शब्द हैं, इन 3 शब्दों से मिलकर ये कंजंक्शन बना है इसलिए इसको कंपाउंड कंजंक्शन कहते हैं। वाक्य देख लीजिए, द अनाउंसमेंट वाज मेड इन ऑर्डर दैट ऑल माइट नो द न्यू डेट ऑफ एग्जाम, यह घोषणा इसलिए की गई थी ताकि सभी लोग परीक्षा की नई तिथि को जान सकें। ऑन कंडीशन दैट, ये भी तीन शब्दों से मिलकर बना है, ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। आई विल गिव यू मनी ऑन कंडीशन दैट यू विल नॉट मिसयूज इट, मैं इस शर्त पे तुम्हें पैसे दूंगा
कि तुम उसे मिसयूज ना करो, तुम उसका दुरुपयोग ना करो। जैसे आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों के पेरेंट्स भी ऐसे कहते होंगे कि इस शर्त पे पैसा दूंगा कि उसको नष्ट ना करो, तो वही है ऑन कंडीशन दैट का प्रयोग हुआ है यहाँ। प्रोवाइडेड दैट यू कैन नॉट टेक एनी ड्रेस प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट, तुम कोई ड्रेस ले नहीं सकते जब तक तुम उसे वापस करने का प्रॉमिस न करो। एज दो ही शोज ऑफ एज दो ही इज वेरी रिच, वह ऐसा दर्शाता है मानो वह बहुत धनी हो। तो इस तरह से कई वर्डों से मिलके, कई शब्दों से मिलके जो कंजंक्शन बनता है उसको हम लोग कंपाउंड कंजंक्शन कह देते हैं, ये प्रकार में नहीं आता। उसी तरह कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन कहने का मतलब कि जोड़े में प्रयुक्त होने वाले, एक पेयर में जो प्रयुक्त होते हैं सेंटेंस में, उसको हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन कह देते हैं। जैसे आइदर और है, नाइदर नॉर है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो येट, वेदर और। यहां सेंटेंस में प्रयोग देखिए, नाइदर हिज पेरेंट्स, नाइदर हिज फ्रेंड्स नॉर हिज पेरेंट्स न्यू अबाउट हिज इविल इंटेंशन। ना तो उसके दोस्त और ना ही उसके माता पिता उसके दुष्ट इरादों को जानते थे। जैसे आई डू नॉट नो वेदर ही विल कम और नॉट, तो आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह के कंजंक्शन जो पेयर में यूज होते हैं, जो जोड़े में यूज होते हैं, उनको हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन कह देते हैं। लेकिन ये दोनों कंजंक्शन कंजंक्शन के मुख्य प्रकार में नहीं है। मुख्य प्रकार में वही दो है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इस तरह से कंजंक्शनों के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में आज हम लोग पढ़े। अब कल से हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस रूल से उनको प्रयोग करें, कैसे कैसे प्रयोग करें। तो रूल्स को पढ़ने के बाद फिर हम लोग एरर डिटेक्शन पे आएंगे। सो आज के लिए थैंक यू, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए और थम्स अप दीजिए। थैंक यू। तो पर्पस अर्थात कारण, कारण बताने के लिए हम लोग ये कंजंक्शन यूज करते हैं, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लीस्ट। लीस्ट का मतलब नहीं तो, या कहीं ऐसा ना हो। तो हिंदी मीनिंग में पीछे लिखवा चुका हूं, जितने कंजंक्शन है उनकी भी हिंदी मीनिंग लिखवा चुका हूं, उस वहां से देख सकते हैं आप। तो कारण बताने के लिए इन कंजंक्शनों का प्रयोग करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में प्रयोग देखिए, वी ईट शो दैट वी मे लीव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। रन फास्ट लीस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जो तेजी से दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रेन मिस करो, ट्रेन छूट जाए, या तेजी से दौड़ो नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी, ऐसा। तो वी ईट, हम खाते हैं, पर्पस क्या है, कारण क्या है, शो दैट वी मे लीव, तो ये शो दैट पर्पस बताता है। रन फास्ट, तेज दौड़ने का कारण क्या है, यू शुड मिस द ट्रेन, आप अपनी ट्रेन मिस करेंगे। तो ऐसा कारण बताने वाले ये कंजंक्शन है। उसके बाद रिजल्ट माने परिणाम बताने वाले शो दैट, देखिए शो दैट यहां भी है, शो दैट यहां भी है। यहां शो दैट एक साथ आया है और यहां शो दैट के बीच में कुछ आएगा, ऐसा है। सच दैट, जैसे ही इज सो वीक दैट, देखिए सो और दैट के बीच वीक आया, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता। तो उसके कमजोर होने का कारण, उस कारण से वह चल नहीं सकता, कारण बताता है। ही इज सच ए फूल, वह ऐसा मूर्ख है, दैट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कि वह कुछ समझता नहीं, तो सच ए दैट। तो इस तरह से वह मूर्ख है, इसका परिणाम है कि वह कुछ समझता नहीं है।
ऐसा ये बताता है। इसके बाद ये कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, कंडीशन भी बताते हैं, शर्त। जैसे इफ, सपोजिंग, अनलेस, प्रोवाइडेड, ये सब जो कंजंक्शन है ये शर्त बताते हैं। जैसे यहां देखिए सेंटेंस में, ही कैन नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह कठोर मेहनत ना करे, वह कठिन परिश्रम ना करे, तब तक वह सफल नहीं हो सकता। तो उसके सफलता का शर्त क्या है? उसका कठिन मेहनत करना। तो ये इस तरह से शर्त बताता है। आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड ही मेंड्स हिज वे, मैं उसकी सहायता करूंगा बशर्ते वह अपने रास्ते ठीक कर ले, अपने तरीके ठीक कर ले। तो मेरे सहायता करने का शर्त क्या है? कि वह अपने रास्ते को ठीक कर ले, वह अपने तरीकों को ठीक कर ले। तो इस तरह से ये कंडीशन बताते हैं। इसके बाद और देखते हैं। इसके बाद देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये मैनर भी बताते हैं, मतलब ढंग। तो मैनर बताने के लिए हम लोग एज, एज इफ, एज दो, एज फार एज का प्रयोग करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वर माय फादर। ही स्कोल्डेड मी, उन्होंने मुझे डांटा मानो कि वह मेरे पिता हों। तो एज इफ का मतलब क्या होगा? मानो की, मतलब इस ढंग से डांटा जैसे कि वह मेरे पिता हों। अब आप ये भी सोच सकते हो कि यहां पर ही के साथ मैंने वेयर क्यों, वर क्यों लगाया। जो काल्पनिक वाक्य होता है उसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब हम प्लूरल ही लगाते हैं। तो वह मेरे पिता हो, तो ये तो काल्पनिक है, कोई दूसरा तो मेरा पिता हो नहीं सकता। तो इस तरह है। लेकिन देखिए, एज तो हम लोग मैनर के लिए लगाते हैं, लेकिन एज का अर्थ चूंकि अगर है तो उसके साथ, उसके बाद हम लोग सो का प्रयोग नहीं करते। जैसे एज इफ आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, एज आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम, चूंकि मैं बीमार था इसलिए मैं आ न सका। इसके लिए यहां पर शो लगाने की जरूरत नहीं है। एज आई वॉज इल आई कुड नॉट कम, बस। सिंस के साथ भी सो का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिंस माने भी चूंकि होता है। सिंस ही इज लायर सो आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, सिंस ही इज लायर आई डू नॉट ट्रस्ट हिम, चूंकि वह एक झूठा है इसलिए मैं उस पर विश्वास नहीं करता। तो यहाँ सो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंस लगा है। इस कॉमा से ही समझिए कि यहाँ सो का मतलब हो गया। तो मैनर के लिए एज, एज इफ, एज दो, एज फार एज लगाया जाता है। और एज अगर चूंकि के अर्थ में हो, या सिंस भी चूंकि के अर्थ में होता ही है। सिंस टाइम के अर्थ में भी आता है, लेकिन अगर चूंकि के अर्थ में है तो यहां पर हम सो का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद देखते हैं